हेलो पार्टिसिपेंट्स, मेरा नाम है सुशील और आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। सर, ये फेमा क्या है? एक प्रोफेशनल को, एक अकाउंटेंट को क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें एग्जैक्टली हमें करना क्या, ये सभी चीज़ें, ये सभी डाउट्स हमारी जो है वो क्लियर होने वाली है। सबसे पहली चीज़, मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा और फिर आपको उस क्वेश्चंस के आंसर खुद से पूछने हैं या खुद उसके आंसर आपको करने लेक्चर के साथ, तो आपको क्लियर हो पाएगा कि मुझे फेमा एज अ अकाउंटेंट क्यों पढ़ना चाहिए और ये मुझे करियर में कहाँ यूज़ आएगा। ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि सर आपको फॉरेन घूमना अच्छा लगता है, आप बोलेंगे सर डेफिनेटली, क्यों नहीं, हम जाएंगे डेफिनेटली फॉरेन। तो सर जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो क्या वहाँ पे इंडियन रुपीज़ चलेगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे आईएनआर नहीं चलेगा, हमें फॉरेन करेंसी ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो सर वो फॉरेन करेंसी के लिए आप कहाँ जाएंगे? सर हम ऑथराइज डीलर के पास जाएंगे जिसको बैंक बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर ऑथराइज डीलर होगा जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया होगा कि आप जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है इशू कर सकते हैं। तो सर उसके पास आप जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए घूमने के लिए और मुझे बेसिकली 10 करोड़ चाहिए घूमने के लिए। ठीक है, मतलब 10 करोड़ आपके पास है और आपको फॉरेन एक्सचेंज 10 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? फेमा में मिलेगा। सर आपको एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, पढ़ने के लिए। सर आपको किसी अदर पर्पज के लिए बाहर जाना है। सर आपकी कंपनी है जहां आप काम करते हैं, वहां पे उस कंपनी को फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स करना है या आपके बॉस को फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो सर ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये आपको फेमा में मिलेंगे। तो सर मैं फेमा क्यों पढ़ूंगा? सिंपल तरीके से कि जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी, फॉरेन एक्सचेंज मतलब खाली यूएस डॉलर नहीं, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, उसकी बात आएगी तो मुझे वहाँ पे फेमा ध्यान रखना है, पढ़ना है, क्योंकि फेमा एक ऐसा लॉ है जो हर एक कंट्री में होना चाहिए। अगर ये लॉ नहीं होगा तो इसे इम्पैक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें एक लिमिट सेट नहीं होगी फेमा में और आप फॉरेन कंट्री घूमना चाहते हैं, ठीक है, आपने बोला कि मुझे 10 करोड़ है मेरे पास और मुझे उसका फॉरेन करेंसी चाहिए, आपने ले लिया, तो सर उतने का फॉरेन रिजर्व कम हो गया आरबीआई के पास। तो कल को अगर हमें बाहर से ऑयल मंगाना है, गोल्ड मंगाना है या कोई दूसरी टेक्नोलॉजीज मंगानी है, ठीक है, तो सर हम फॉरेन करेंसी लाएंगे कहाँ से? तो फॉरेन जो एक्सचेंज है, जो करेंसी है, वो बैलेंस करने के लिए फेमा जैसा एक्ट बनाया गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लॉ नहीं होगा तो किसी भी कंट्री के पास रिजर्व बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम फेमा क्यों पढ़ रहे हैं कि जहां जहां पे फॉरेन करेंसी की बात आएगी आपकी माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए फेमा एक्ट, है कि नहीं? ठीक है, तो सर इसी फेमा एक्ट को हम इन डिटेल आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, करेक्ट है। तो हम सभी चीज़ों को ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करना है उसके साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ जो है हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। अगर ये सेशन आप यूट्यूब पे अटेंड करें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आप एज अ कैंडिडेट है, पार्टिसिपेंट, आपने ज्वाइन किया हुआ तो आप ईमेल पे पूछ सकते हैं, है ना, या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं आपकी क्वेरी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करें फेमा। चलिए, तो सर फेमा एक्ट यहाँ पे क्या बोलता है? ठीक है, पढ़ते हैं। पहले तो इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी? द चेंजेस इन द इकोनॉमिक सिनेरियो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड फ्री ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब। आज के डेट में अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि मैं उस पर्टिकुलर कंट्री में ही, अपनी कंट्री में ही बिजनेस करके ग्रो कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, आपको ग्लोबली जाना पड़ेगा। जैसे एप्पल जैसी कंपनी है, वो पूरी दुनिया में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरी दुनिया में है। गूगल पूरी दुनिया में है। तो सर ये जो कंपनीज हैं, ये किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस कब कर सकती हैं फ्रीली? जहां पे फेमा जैसा एक्ट हो। तो हमने फेमा एक्ट बनाया। ठीक है, क्यों बनाया? कि जैसे इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें, जब 1991 का रिफॉर्मेशन आया तो उसके पहले फॉरेन की जो कंट्रीज थी वो इंडिया में आके फ्रीली बिजनेस नहीं कर सकती थी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने फेरा एक्ट बनाया था। हमने मतलब इंडिया ने फेरा एक्ट बनाया था। फिर हमने क्या किया, उसको
हमने रिप्लेस किया फीमा से इन 1999 में, ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंट किया इन ईयर 2000। सो ये जो चेंजेस आए, ये जो एक्ट आए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या लिखा है? इकोनॉमिक सिनेरियो जो चेंज हो रहा है ग्लोबली, और कंपनीज पूरे वर्ल्ड में जाके बिजनेस कर रही हैं, है ना, और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर इन द सेंस कि हम यहाँ से कुछ बाहर चीज़ भेज रहे हैं, हम बाहर से कुछ चीज़ यहाँ पे मंगा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम फ्रीली ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, है ना। टू फैसिलिटेट ए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो, मतलब आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिसमें फॉरेन की कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट किया है, या फॉरेन के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। ये कभी पॉसिबल हुआ सर? ये तभी पॉसिबल होगा जब फेमा जैसा एक्ट होगा जो अलाउड करेगा कि आप फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या हमारी बहुत सारी कंपनीज ने फॉरेन में अपने ऑफिसेज ओपन किए हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। हम टीसीएस की बात करें, अंबानी की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है यार, है ना। तो सर हम जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है और जो क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की जाती है, ठीक है, ये स्मूथली हो पाए, इसमें हर्डल्स ना आए कंपनीज को, इसलिए फेमा जैसा एक्ट लाया गया, ठीक है। चलिए क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन ऑफ फेमा। फेमा मेक्स प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू मैनेज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने क्या बोला? पहले एक फेरा एक्ट होता था जिसको फेमा ने रिप्लेस किया। तो फेरा जो एक्ट था ना, वो रेगुलेट करता था। रेगुलेट इन द सेंस कि सर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ आप कर सकते हो, ये नहीं लेके जा सकते, ये चीज़ लेके जा सकते हो, ये रेगुलेशन हो गया। ये मैनेज कर रहा है, इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोला गया। मैनेज मतलब आप लेके जा सकते हो, एक लिमिट तक लेके जा सकते हो, पर्पस बताओ, लेके जा सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्रीली है। कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ में आरबीआई का परमिशन लगेगा, कहीं कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, है ना। लेकिन रेगुलेशन से हमने मैनेज कर दिया, मतलब अब हमें मैनेज करना है। क्योंकि 1991 में जब हमने पूरे वर्ल्ड की जो कंपनीज है उनके लिए इंडियन मार्केट ओपन कर दिया, तो फ्रीली आ सकते हैं यहाँ से, फ्रीली वो चीज़ें जो है बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो एज अ रॉयल्टी वगैरह अपने जो कंपनीज है उनको पे कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ को मैनेज करने के लिए फेमा लाया गया। फेमा रिप्लेसेस फेरा, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, ठीक है, जो 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हमने 1999 में ये फेमा एक्ट बनाया और 2000 में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया 1 जून को। द अर्लियर एक्ट वॉज रेगुलेटिंग द फॉरेन करेंसी। मैंने क्या बताया? वहाँ पे रेगुलेट कर रहा था वो, वाइल द न्यू एक्ट मैनेजिंग। तो अगर कोई को पूछे कि फेरा से फेमा लाने का रीज़न क्यों बना, तो सर वो रेगुलेटरी था और ये मैनेज कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि 1999 में ये फेमा एक्ट बना है और अभी भी आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। मतलब ये एक्ट इतना अच्छा है कि इसको अभी भी हम एज इट इज़ वैसे यूज़ कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो रिफॉर्मेशन हुई हमारी इन 1991 में, जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई: लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फेमा एक्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा, जो फेमा का पूरा देख रेख जो इन्फोर्समेंट है वो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के अंदर रखा गया है, ठीक है, जो सेक्शन 36 ऑफ फेमा में बताया गया है, ठीक है। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं इसको आरबीआई मॉनिटर कर रहा है। मतलब मैं बताना ही चाहता हूँ कि 2 अलग डिपार्टमेंट है। एक आरबीआई है जो फॉरेन करेंसी के इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज कर रही है। अगर अपने फेमा में कोई रूल्स रेगुलेशन ब्रेक किया तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे बेसिकली बताया गया। तो 2 अलग अलग यहाँ पे आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। अब जब भी हम कोई लॉ या कोई टैक्सेशन पढ़ते हैं तो आप सेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपको कोई पूछे भाई ये चीज़ कहाँ लिखा है तो आपको सेक्शंस की नॉलेज होगी तो आप इमीडिएटली आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो फेमा है टोटल 7 चैप्टर में डिवाइडेड है, 7 चैप्टर्स हैं, उसके 49 सेक्शंस है, 49 सेक्शंस है, जिसमें जो चैप्टर 1 जो है जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, करेक्ट, जो हमारे मेजर काम का है, जिसमें आपका सेक्शन 1 स्कोप वगैरह बताता है कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और 2 आपके मोस्टली जो होते हैं लॉ वगैरह में उसमें वो आपका डेफिनेशंस होता है। चैप्टर 2 आपके बहुत काम का है, ठीक है। ये जो है अगर आपको ये आ गया चैप्टर 2 तो आपको 95% फेमा आ गया। चैप्टर 2 पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपको सेक्शन 3 से 9 की बात करी गई है, ठीक है, जो सब्सटेंसिव सेक्शंस हैं जो हमारे काम की है। इसके बाद फ्रॉम 3 टू आपके 7 हो गए, वो बेसिकली प्रोसीजरल है
और एडमिन रिलेटेड, मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड। तो आपको मेन क्या रखना है कि अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि फेमा क्या है, तो आपको क्या करना है वो आपको याद रखना है। सर डिपार्टमेंट क्या करेगी, डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल होगा, वो इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए जो 9 सेक्शन है 1 to 9 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आपको यहाँ पे फेमा भी याद रखना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी याद रखना है, IFRS भी याद रखना है, GST भी याद रखना है, इनकम टैक्स भी याद रखना है, TDS भी याद रखना है, कितनी चीज़ें याद रखनी है। तो याद हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस याद रखना है सर, जो हमारे ज़्यादा काम की, जो हमें इंटरव्यू में पूछा जाएगा और हमारे डे टू डे हमारे जो वर्क लाइफ में यूज़ होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो इसके कुछ फीचर्स हैं फेमा के, जो बेसिकली हम पहले पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अब आप पूछोगे सर ये रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है। इसे अपने इनकम टैक्स में पढ़ाई, अगर आप 182 डेज या उसे ज़्यादा रहे हो तो आप रेसिडेंट हो गए, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट हो गए। उसी तरह फेमा में भी डेज का है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि 182 डेज और मोर, यहाँ पे बोला गया मोर देन 182 डेज। क्या बोला गया, मोर देन 182 डेज, मतलब अगर आप 182 डेज जो है बेसिकली अगर आप रहे हो, ठीक है, तो फिर आप रेसिडेंट नहीं हो। मोर देन 182 डेज मतलब 183 डेज या मोर अब बोलिए, ठीक है, तो वहाँ पे इसको रेसिडेंट बोला गया, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे नॉन रेसिडेंट मतलब एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे सिटीजनशिप मैटर नहीं करता। मतलब जैसे मान के चलो मैं बात करूँ विराट कोहली की, तो विराट कोहली जो है वो इंडियन सिटीजन है, बट सर अगर वो पर्सन जो है वो पूरे वर्ल्ड का टूर करते हैं, या सचिन तेंदुलकर पूरे वर्ल्ड का टूर करते हैं और वो इंडियन सिटीजन भले हो लेकिन वो फॉरेन टूर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उन्होंने यहाँ पे जो है 182 डेज स्पेंड नहीं किया इंडिया में, मोर देन 182 डेज स्पेंड नहीं किया है, तो फिर वो फेमा के हिसाब से रेसिडेंट नहीं होंगे, है ना, करेक्ट। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम किसी फॉरेन वाले पर्सन से या कोई फॉरेन वाला पर्सन हमारे से कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे रेगुलेट करने की बात करी गई है। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट। अगर कोई आप एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हो या फिर आपकी कोई फ्रेंड है स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, तो उनको फॉरेन से फंडिंग मिल रही है, तो सर वो फॉरेन से फंडिंग ले सकते हैं क्या, तो फेमा पढ़ो। या फिर आपको किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है जो स्टार्टअप इंडिया के बाहर है, सर क्या इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, फेमा पढ़ो, सिंपल है। फ्रीली परमिसेबल ट्रांजैक्शन ऑन करंट अकाउंट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट में बी इम्पोज्ड। अब यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजैक्शन मिलेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, पढ़ेंगे आगे, है ना। तो जिसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आपको घूमने जाना है, तो सर ये घूमने जाना है तो मैं कितने अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ले सकता हूँ घूमने के लिए, है ना। या फिर मैं घूमने गया और मैं घूमने मान के चलो मैं $10,000 लेके गया, उसमें से $9,000 खर्चा हो गया, $1,000 मेरे पास है, तो सर $1,000 क्या मुझे वापस जमा करना है, क्या मेरे पास रख सकता हूँ, है ना। तो ये सब चीजें बताई गई है फेमा में, ठीक है। उसके बाद आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसे मैं बताया कि ट्रांजैक्शन दो तरीके के यहाँ पे डिफाइंड है, करंट एंड कैपिटल, ठीक है। आगे क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल के ऊपर जो है बेसिकली आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, मतलब बहुत सी चीजें यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, जिसको प्रोहिबिटेड बोला गया है, ठीक है, देखेंगे आगे। रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रिपैट्रिएशन टू इंडिया, मतलब अगर आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करा है तो सर ऐसा तो नहीं किया वो पैसा वहीं पे रख दिया, है ना, फॉरेन के किसी अकाउंट में रख दिया आपके किसी दूसरी कंपनी को यूज करने के लिए, तो ऐसा ना हो, इसको भी मेक श्योर करती, इंश्योर करती कि फेमा कैसे रूल रेगुलेशन होगा। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज पर्सन, मतलब कौन से ऑथराइज पर्सन हो सकते हैं, इसको भी कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे बैंक हो गई, मनी एक्सचेंजर हो गए, या फिर जो आपके टूर्स एंड ट्रैवल वाले होते हैं, है ना, करेक्ट है। तो कौन कौन ऑथराइज डीलर हो गए, ठीक है, जिससे हमें पैसा लेना, जिसे मान के चलो आपका कोई फ्रेंड है और आपको आके बोलता है कि मेरे पास $5,000 है, खरीदोगे क्या, है ना, करेक्ट है, तो आप उससे खरीदोगे, बिल्कुल नहीं, हम क्यों खरीदेंगे उससे, ठीक है, हमें तो ऑथराइज डीलर से खरीदना है, क्योंकि आपको किसी ने क्वेश्चन किया ये पैसा कहाँ से आया, है ना। तो सर आपको जो फॉरेन एक्सचेंज है ऑथराइज डीलर से ही खरीदना है, और जब आप सरेंडर करोगे वो पैसा तो वो भी उन्हें ही सरेंडर करना, ऑथराइज डीलर को सरेंडर करना है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सेक्शन 1 देखिए आगे, अभी जिसे हमने बात की, हमारा 7 चैप्टर है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 कवर है, तो सेक्शन 1 हमें स्कोप के बारे में बताता है, मतलब कहाँ एप्लीकेबल होगा, और 2 हमारा डेफिनेशन आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम जो है सबसे पहले सेक्शन 1 एंड 2 पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वाले हम सेशन में फिर हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो सेक्शंस है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड फॉर प्रॉम्प्टिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, जो मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेज हो, और उसके साथ साथ
एक फ्री ट्रेड हो उसको मेक श्योर करती है फेमा, यही बेसिकली इसका मेन पर्पस है, ठीक है। फेमा 1999 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मतलब सभी जगह एप्लीकेबल है फेमा इंडिया में, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना, इट शैल ऑल्सो मतलब इंडिया में तो अप्लाई होगा ही होगा, इसके अलावा कहाँ अप्लाई होगा, अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस एंड ऑफिस एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब सर आप ये बताना चाहते हो कि अगर टीसीएस इंडिया में है, इन्फोसिस इंडिया में है, उन्होंने कोई एक ऑफिस ओपन किया यूएस में, यूके में, किसी भी दूसरी कंट्री में, तो सर वो तो इंडिया में नहीं है, लेकिन क्या वहां पे भी फेमा लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि फेमा एक्ट में लिखा गया कि क्या वो ऑफिसेस यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं? डेफिनेटली हो रहे हैं। तो सर अगर उन्होंने भी कोई एक्टिविटी करी तो उन्हें फेमा का ध्यान रखना है, डेफिनेटली ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, इट ऑल्सो अप्लाई टू एनी कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू whom दिस एक्ट अप्लाइज। मतलब जिसे कोई एक पर्सन मिस्टर है, उस पर फेमा अप्लाई हो रहा है, वो घूमने गया कहीं बाहर या फिर कहीं और है वो, ठीक है, किसी दूसरे पर्पज से, ठीक है, इसमें पर्पज भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आऊँगा डिटेल में डिस्कस करूँगा। और उसने अगर उस कंट्री में भी कोई एक्टिविटी कर दी जो फेमा के एक्ट को, लॉ को यहाँ पे बेसिकली ब्रेक कर रही है, तो सर भले उसने इंडिया में ना किया हो, किसी दूसरे जगह पे किया हो, बट उसमें फेमा तो लग रहा है। उसने यहाँ पे जो रेसिडेंशियल का जो क्राइटेरिया है 182 डेज मोर का, वो फुलफिल किया है, फेमा में कवर है, तो सर भले किसी भी कंट्री में उसने किया हो, हम फेमा वहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। फेमा डज नॉट अप्लाई टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर आउटसाइड इंडिया अनलेस दे आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये सिटीजनशिप का मतलब है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, लेकिन सर आप इंडिया में रहे ही नहीं 182 डेज से ज़्यादा, तो आप पे फेमा लगेगा नहीं। तो सर ये सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। मैं ये पूरी चीज़ डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा, थोड़ा मुझे टाइम दो, हम लोग पहले गो थ्रू करते हैं नोट्स के थ्रू, और हम चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर ये फेमा जो है ये सिटीजनशिप डिपेंड नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि आपने रेसिडेंशियल जो स्टेटस है फेमा के हिसाब से वो फुलफिल किया है कि नहीं, है ना, करेक्ट है। जब वो सेक्शन आएंगे तो मैं उसको सेक्शन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। इन फेमा सिटीजनशिप इज इरेलेवेंट, जो मैंने आपको बताया, ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेलेवेंट टू डिटरमाइन टू दिस एक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब आती है आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, अगर उसका कोई इंडिया में ऑफिस या ब्रांच है, उस पर भी फेमा लगेगा, ठीक है। जब मैं डेफिनेशन में आऊँगा तो इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है, करेक्ट है। तो अब हम सेक्शन 1 के बाद एक एक हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू, हम केस स्टडी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। चलो, पहला डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट काम के डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारे हैं, आप फेमा एक्ट जाके सर्च कर सकते हैं, उसका जो बेरर एक्ट है, बट हम यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं कि जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जो मेरे काम की है, जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्या बोल रहा है? ऑथोराइज पर्सन, तो सेक्शन 2 बताया गया, ठीक है। ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज डीलर मतलब कौन? मतलब आप किससे पैसा ले सकते हो। ऐसा तो मैंने नहीं बताया कि कोई भी आपका फ्रेंड है जो ऑथोराइज डीलर नहीं है, अब उससे पैसा ले लो, है ना, या उसको पैसा दे दो, ऐसा नहीं हो। तो क्या बोला? ऑथोराइज डीलर मतलब ऑथोराइज डीलर, मनी एक्सचेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज अंडर सेक्शन 10। तो अंडर सेक्शन 10 हमें देखना पड़ेगा, हम सेक्शन 2 में अभी, तो अंडर सेक्शन 10 भी हम देखेंगे आगे जाके, जहां पे बताया गया कि ऑथोराइज डीलर कौन है, ठीक है। तो उसी से आपको फॉरेन जो करेंसीज है उसके लेन देन करने हैं, सिंपल है। चलो, यहाँ पे फॉरेन करेंसी के साथ साथ फॉरेन सिक्योरिटी की भी बात करी गई है, ठीक है। सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, डिबेंचर्स, है ना, करेक्ट है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, हाँ, जो पूरे फेमा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये ट्रांजेक्शन्स। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो कैपिटल है या करंट है। जैसे कि सर मैं घूमने जाना चाहता हूँ, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना। या मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो ये अगर आपको समझ गया ना, तो आपको 80-90% फेमा ही समझ गया, है ना। तो दिस इज अ हार्ट ऑफ फेमा, आप बोल सकते हो, ठीक है। इट मीन्स दोज ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन बताया, विच ऑल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। सिंपल लेमन लैंग्वेज में, सर जो मेरे एसेट और लायबिलिटी को ऑल्टर करता है, एसेट लायबिलिटी को क्या करता है? ऑल्टर करता है, वो मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो मेरे एसेट्स में आता है। आपने कोई लोन लिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये सब बैलेंस शीट में आते हैं ना, ठीक है, ओके।
इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब ये मत पूछो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 पढ़ा है ना हमने, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, बराबर है। तो ये या इंडेक्स में हमने पढ़ा है, वहाँ भी पढ़ा है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब जहाँ पे आपके जो टाइमिंग होती है और जो अमाउंट होता है, ठीक है, जहाँ पे क्लियर नहीं हो, आप उसका एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हो, जिसको हम 50-50% चांसेस बोलते हैं, ठीक है, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिसको अकाउंट्स में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसको भी कवर कर दिया यहाँ पे इन्होंने। आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे सर मैं इंडिया में ही रहता हूँ और मैं इंडिया में ही कोई जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, क्या मुझे फेमा लगेगा? क्यों लगेगा? आपको इंडिया में ही हो, इंडिया में खरीदना तो फेमा क्यों लगेगा? मैंने क्या बोला, अगर आपको इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी तब फेमा लगेगा। तो आपको फेमा का ध्यान रखना है, तो वहां पे आपको ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। इन इंडिया बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, हाँ यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज बता दी कि अगर कोई फॉरेन का बंदा है, जिसको PROI बोलते हैं, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मैं अभी PROI और PRI ये वर्ड यूज करूंगा। तो PROI मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई PROI है, उसको अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी वहां पे फेमा का ध्यान रखना है। तो सर फेमा मुझे दो एंगल से पढ़ना है, एक अगर मैं इंडिया का बंदा हूं और मुझे फॉरेन में कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो फेमा, या कोई फॉरेन का बंदा है जिसको इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन करना तो भी फेमा, ठीक है। दोनों एंगल से समझना है आपको, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब सर जहां पे आपकी एसेट और लायबिलिटी क्या हो, ऑल्टर हो, चेंज हो। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन क्या दिया है, ये सेक्शंस हैं जो बताए गए। दीज आर द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल नहीं है, मतलब जो एसेट लायबिलिटी को ऑल्टर नहीं करते, वो आपके करंट हो गए। सर जैसे कि सर आपने लोन लिया, सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, उस लोन के लिए आप इंटरेस्ट भर रहे हो, तो इंटरेस्ट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है क्या? नहीं सर, इंटरेस्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो सर इंटरेस्ट आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सिंपल, क्लियर है, ओके। पेमेंट ड्यू इन फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के लोग ने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अदर करंट बिजनेस ट्रांजेक्शन, कुछ अदर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप जो है बेसिकली कोई इवेंट अटेंड करने के, कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के, है ना। शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी, एक तो आपकी लोन हो गई जिसको हम लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटी बोलते हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म जिसको OD बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट वगैरह, है ना, तो वो भी आपकी करंट आएगी, ठीक है, वो कैपिटल नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने बताया कि इंटरेस्ट आप भर रहे हो, वो करंट हो गया। या फिर इन्वेस्टमेंट्स है जिसपे डिविडेंड वगैरह मिलती है ना, करेक्ट है, तो वो भी आपका करंट हो गया। रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब आप यहाँ से पैसा भेजो, रेमिटेंस कर रहे हो, किसके लिए? आपके पेरेंट्स के लिए, आपके स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, मतलब अगर वो इस पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, पहला तो हो गया कि आप रेमिटेंस कर रहे हो, मतलब वो लोग बाहर रह रहे हैं इंडिया के और आप यहाँ से उनको पैसा भेज रहे हो उनके लिविंग के लिए। और दूसरा क्या हो गया कि आपको आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या बच्चों को यहाँ से बाहर लेके जाना है, क्यों? या तो घूमने के लिए, या तो पढ़ाई करने के लिए, या तो मेडिकल केयर करने के लिए, तो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया। तो कैपिटल और करंट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 5, सेक्शन 6, अभी हम सेक्शन 2 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन की क्लैरिटी होगी ना तो चीजें बहुत फटाफट समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स। अब कुछ फर्दर डेफिनेशन भी है। अब यहाँ पे इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बताया। अब आप इसे सोचो कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब सर पैसा ही तो होता है, नहीं, इन्होंने बोला पैसा तो होगा ही, लेकिन पैसे की इक्विवेलेंट भी अगर कोई चीज है, लेकिन आपके पास कोई कार्ड हो, इंटरनेशनल कार्ड होता है, कोई चेक हो, कोई ड्राफ्ट हो, कोई LC हो, कोई प्रोमिसरी नोट्स हो, है ना, करेक्ट है, जो फॉरेन एक्सचेंज में बनाई गई हो, फॉरेन एक्सचेंज में बनाई हो, INR में नहीं बनाया आपने, लेकिन किस में बनाया, कौन सी करेंसी में बनाया, फॉरेन एक्सचेंज में बनाया, या फिर बनाया गया INR में लेकिन उसको बनाया गया है PROI के थ्रू, तो वो भी वहां पे फॉरेन एक्सचेंज में कंसीडर होगा, वहां पे फेमा लगेगा, सिंपल। नेक्स्ट फॉरेन सिक्योरिटी, क्योंकि इन्होंने फॉरेन करेंसी के साथ साथ फॉरेन सिक्योरिटी की भी बात की। फॉरेन सिक्योरिटी में क्या आ गया? इट मींस एनी सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, and also includes securities expressed in foreign currency but redemption any form or payment like or interest or dividend in Indian currency। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि कोई स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड जो होगा, जो फॉरेन करेंसी में उसको एक्सप्रेस या डिनोमिनेट किया गया है, ठीक है, और
उसमें ये भी चीज़ इंक्लूड हो जाएगी कि उसका जो रिडम्पशन वगैरह होगा या फिर उसका जो पेमेंट होगा, उसका जो डिविडेंड वगैरह होगा, भले आईएनआर में दिया जा रहा हो, लेकिन जो उसकी एक्सप्रेस है जिसको खरीदा गया है या बेचा गया, वो फॉरेन करेंसी में बेचा गया है। ठीक है, तो सर वहाँ पे भी हमें फेमा का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मुझे किसी फॉरेन कंपनी का, जो बड़ी बड़ी कंपनी से उनके शेयर खरीदने, खरीद सकते हो, फेमा पढ़ो, सिंपल। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आई जो आपको अब ध्यान रखना है। ठीक है, ये आया आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके काम की चीज है। ठीक है, क्या बोल रहा है? वी एंड डब्ल्यू साथ में पढ़ रहे हैं हम। पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो सर फेमा अप्लाई करने का सबसे बेसिक रूल है कि उसी पे फेमा लगेगा जो यहां का पीआरआई होगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया होगा। ठीक है, जो यहां का सिटीजन नहीं है, सॉरी, जो यहां का रेसिडेंट नहीं है, उस पर फेमा लगेगा ही नहीं। सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर मान के चलो एक बंदा है मिस्टर ए। ठीक है, एक बंदा है मिस्टर ए। ठीक है, मान के चलो वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में रहा पूरे 365 डेज। ठीक है, तो सर उस पर फेमा कब लगेगा? 2021 में लगेगा या 21-22 में लगेगा? तो इन्होंने बोला कि जब भी हम फेमा अप्लाई करेंगे किसी भी पर्सन पे, तो वो पिछले साल इंडिया में कितना रहा है, प्रीवियस ईयर, उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर करंट ईयर में हमें फेमा लगाना है कि नहीं। अगेन, फेमा कैसे लगाना है? करंट ईयर में कितना दिन रहा वो मैटर नहीं कर रहा है सर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा? सर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा। 182 डेज से ज्यादा मतलब 183 डेज। ठीक है, इनकम टैक्स की तरह नहीं, 182 डेज से ज्यादा रहा मतलब 183 डेज अगर इंडिया में रहा प्रीवियस ईयर, तो सर इस साल हम उस पर फेमा लगा देंगे, मतलब वो इंडिया का पर्सन रेसिडेंट हो जाएगा। पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको। ठीक है, मान के चलो सर वो प्रीवियस ईयर में वो खाली 170 डेज इंडिया में रहा, तो सर इस साल वो PROI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PROI। इस साल हम 21-22 की बात करें, तो कभी भी हमें इस साल अगर फेमा अप्लाई करना है किसी भी पर्सन पे, ठीक है, तो सर हमें उसके प्रीवियस ईयर का डेज देखना है। कौन से ईयर का देखना है? प्रीवियस ईयर का डेज देखना है। ये आपको बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को और डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाली इंडिया के पर्सन को ही नहीं देखना है। अगर मान के चलो एक दूसरा बंदा है मिस्टर वाई। कौन है? मिस्टर वाई है, जो यूएस का सिटीजन है। किसका सिटीजन है? यूएस का सिटीजन है। वो इंडिया में आया है, वो इंडिया में विजिट किया, उसने इंडिया में क्या किया? विजिट किया। ठीक है, करेक्ट है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमें फेमा अप्लाई करने के लिए दो चीजें देखनी होती है, एक डेज और एक पर्पस। मैं अभी तक पर्पस डिस्कस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि डिफाइंड पर्पस में ही फेमा लगेगा। आप बोलोगे सर कोई घूमने आया है या कोई घूमने गया है तो क्या हमें वहां भी फेमा देखना? नहीं। यहाँ पे फेमा अप्लाई करने के लिए जो हम डेज देख रहे हैं उसमें डेज के साथ साथ पर्पस भी मायने रखता है, तो पर्पस भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये पर्सन है मिस्टर वाई, जो यूएस में रहते हैं, वहाँ के सिटीजन है, वो इंडिया में आए हैं। तो सर इंडिया में आए हैं मान के चलो 21-22 में, ईयर मैटर नहीं करता है, हम कोई भी ईयर ले रहे, 21-22 में। तो सर अगर वो 21-22 में आए तो सर 20-21 में इंडिया में थे क्या? वो 20-21 में थे क्या इंडिया में? तो 20-21 में इंडिया में नहीं थे। तो सर अगर वो 20-21 में इंडिया में थे ही नहीं, तो सर फिर बट ऑब्वियस है कि 21-22 में हम उसे फेमा लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी आपने बताया कि फेमा लगाने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का डेज देखना है। बट सर जो फॉरेन का बंदा इंडिया में आ रहा है उसका तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं इंडिया में। सर हम बट ऑब्वियस कि अगर वो 21-22 में इंडिया में आ रहा है, तो अगर वो 20-21 में रहा ही नहीं है तो फेमा लगाएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सर। जैसे कि मान के चलो 20-21 में वो पर्सन 365 रहे इंडिया में, मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या 21-22 पे फेमा लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 21-22 में फेमा लगेगा, सिंपल है। अब सर 21-22 में वो जो है 1 अप्रैल 2021 से इंडिया में रहे,
और वो 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया में रहे। मतलब कितने दिन रहे इंडिया में, कितने दिन रहे, कर लो कैलकुलेट। 274 डेज रहे, 274 डेज रहे, 274 डेज रहे। और फिर 274 डेज के बाद मतलब वो 1 जैन 2022 को वो फॉरेन चले गए। कहाँ चले गए? फॉरेन चले गए, फॉरेन चले गए। तो सर अब यहां पे आपको देखना है कि वो फॉरेन क्यों गए, फॉरेन क्यों गए? क्योंकि अगर वो फॉरेन घूमने गए हैं, फॉरेन घूमने गए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर भी वो फेमा में रहेंगे, फेमा में रहेंगे, फेमा में रहेंगे, फेमा में रहेंगे। लेकिन सर अगर मान के चलो वो फॉरेन गए बिजनेस करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट पर्पज से चले गए, मतलब जॉब के लिए, बहुत से लोग इंडियन नहीं फॉरेन कंट्री में काम करते, चले गए जॉब के लिए, या फिर किसी ऐसे पर्पज की वजह से चले गए जिसकी वजह से उनका इंडिया में आना अनसर्टन है। इंडिया में आना क्या है? अनसर्टन है। जैसे कि कोई यहाँ पे कोई लेडी या फिर यहाँ पे कोई पर्सन जिसने फॉरेन के किसी सिटीजन से शादी कर ली, तो जब वहाँ पे शादी कर ली तो वहीं पे रहेंगे। तो सर इंडिया में आने का चांसेस अनसर्टन लग रहा है, अनसर्टन लग रहा है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर वो 31 दिसंबर तक तो पीआरआई रहेंगे, 31 दिसंबर तक तो पीआरआई रहेंगे, 31 दिसंबर तक तो पीआरआई रहेंगे। लेकिन 1 फेब 2022 से वो पीआरआई नहीं रहेंगे, वो पीआरओआई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीआरओआई हो जाएंगे। सर क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आपने बताया कि सर अगर वो बंदा पिछले साल 180 डेज से ज़्यादा रहा है तो सर इस साल तो उसको हमें पीआरआई मानना है, मतलब फेमा लगाना है। ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि इनकम टैक्स लगा तो पूरे साल में इनकम टैक्स लगेगा, नहीं, ध्यान से समझो। सर अगर ये 31 दिसंबर तक यहाँ पे रहे हैं और 31 दिसंबर के बाद ये 3 पर्पस की वजह से अगर वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, कौन से 3 पर्पस? या तो बिजनेस, या तो एम्प्लॉयमेंट, या तो किसी अनसर्टन रीजन जिससे अब उनका इंडिया में वापस आना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो सर फिर आपको उनको 21-22 में ही आपको 1 फेब 2022 से क्या मान लेना है? पीआरओआई मानना है, मतलब उन पे फेमा अप्लाई नहीं होगा। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, जो नेक्स्ट ईयर आएगा आपका क्या 22-23 जो आएगा, वहां पे हमें क्या देखना है? क्या प्रीवियस ईयर में उन्होंने 180 डेज से ज्यादा स्पेंड किया है? सर किया है, अभी आपने बताया 274 डेज स्पेंड किया है। बट क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में ही बाहर चले गए फॉर दीज 3 पर्पस, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या अनसर्टन किसी रीजन से, तो सर 22-23 में भी उस पर्सन पे फेमा नहीं लगेगा, वो बंदा पीआरओआई हो जाएगा। समझ में आया? तो खाली ये चीज मत दिमाग में बिठाओ कि सर वो पर्सन प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है, इट डजंट मैटर। रहा है वो देखना है, लेकिन उसके साथ ये भी देखना है कि वो पर्सन जो है वो प्रीवियस ईयर कहीं बाहर तो नहीं चला गया, और अगर बाहर गया तो किस पर्पस से गया। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल में पकड़ूं कि वो पर्सन फॉरेन गया घूमने के लिए, तो सर क्या वो घूमने जाएगा तो क्या वहीं रह जाएगा? आएगा ना। तो सर अगर वो यहाँ पे आएगा वापस से, तो फिर उस केस में वो 21-22 में भी पीआरआई होगा और 22-23 में भी पीआरआई होगा। अगर इस 3 पर्पस से गया है तो ही आपको पीआरओआई समझना है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज 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 आप इसको, बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये अगर आपको क्लियर हो गया ना तो मेजर पार्ट जो है आपका कंफ्यूजन है कि किस पे फेमा लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले तो आप ये देखोगे ना फेमा किस पे अप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे सिटीजनशिप इज डजंट मैटर। आप देख रहे हो कि एक ही साल में कुछ डेट तक फेमा लग रहा है, कुछ डेट के बाद फेमा नहीं लग रहा। सिंपल है ना, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे 22-23 में वो बाहर ही है, तो सर 22-23 में अब मुझे प्रीवियस ईयर का कोई डेज मैटर नहीं करता, फेमा नहीं लगेगा। अब उसके आगे वो फेमा लगेगा नहीं लगेगा डिपेंड करता है कि वो इंडिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोई यूएस का सिटीजन है जो इंडिया में आया, कभी आया 21-22 में आया, तो सर उसका 20-21 में कोई हिस्ट्री है? नहीं है, नहीं है। तो सर अगर 20-21 में हिस्ट्री नहीं है तो 21-22 में वो पीआरओआई होगा। क्या होगा? पीआरओआई होगा। तो सर अगर वो पीआरओआई होगा तो उसको फेमा में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। फेमा में क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है। तो
तो उन्होंने बोला कि अगर वो इंडिया में आया है, अगर वो 21-22 में इंडिया में आया है और इसी 3 पर्पस की वजह से इंडिया में आया है, कौन से 3 पर्पस की वजह से इंडिया में आया सर? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और किसी अनसर्टेन रीजन से, मतलब वो इंडिया में आया और यहीं पे शादी वादी करके यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो अगर ये 3 रीजन से आया है तो सर आप उसको 21-22 में ही उसको आप क्या मान लो, फर्स्ट डे से PRI मान लो, जिससे कि वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन में एंटर कर पाएगा। तो सर अगर वो बंदा यहाँ पे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और अनसर्टेन रीजन से आया होगा तो हमें उसी दिन से उसको फेमा में कंसीडर करना है, जिससे कि वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर पाए। लेकिन अगर वो घूमने के लिए आया है और वापस चले जाएगा, भले यहाँ पे वो 6 महीना रहे, 8 महीना रहे, पूरे साल भर रहे, फेमा मत लगाना उस पर, क्योंकि फेमा किसी भी फॉरेन रेसिडेंट पे इंडिया में तभी लगेगा जब 3 पर्पस की वजह से वो इंडिया में आ रहा है। और इसके लिए मुझे प्रीवियस ईयर का डेज देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी साल से ही उस पर फेमा कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, जैसे कि मिस्टर वाई इंडिया में आए, ठीक है, मिस्टर वाई इंडिया में आए और 1 अप्रैल को वो इंडिया में आए, मान के चलो 1 अप्रैल 2021 को आए, सिंपल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को आए और सर वो 31 दिसंबर को वो इंडिया के बाहर गए। तो इंडिया में कितने दिन रहे? तो सर इंडिया में कितने दिन रहे? 274 डेज रहे, ठीक है। अब वो इंडिया के बाहर 1 जन को गए, कभी गए? 1 जन को गए। तो जब वो 1 जन को इंडिया के बाहर गए तो क्यों गए वो देखो। सर वो इंडिया के बाहर वापस गए होंगे, शायद किसी से मिलने के लिए वापस आ जाएंगे वो इंडिया में, या वो इंडिया के बाहर गए हैं, उनको इंडिया में जमा नहीं बिजनेस तो वापस चले गए, ठीक है। तो सर अगर वो किसी टेम्पररी पीरियड के लिए गए हैं, किसी से मिलने जुलने के लिए गए हैं, ठीक है, करेक्ट है, और यहाँ पे आए हैं, वापस आ जाएंगे वो इंडिया में, तो सर फिर उसको कंटिन्यू आप जो है PRI मानो, क्योंकि वो जो गए हैं वो टेम्पररी पीरियड के लिए गए, लेकिन इंडिया में आए थे बिजनेस करने के लिए, बट उनको यहाँ पे जमा नहीं और वो निकल गए वापस। तो सर फिर आप उनको 1 जन से PROI मानना। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन है फेमा में कि PRI ये चीज़ कर सकता है, PROI ये चीज़ नहीं कर सकता है, ये चीज़ आप इतना लिमिट है, इतने का खर्चा कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते, इसके लिए हम इतना टाइम दे रहे हैं PRI और PROI पे। समझ में आया आपको? ठीक है, करेक्ट है। तो सर अगर वो कोई फॉरेन का बंदा इंडिया में आ रहा है और अगर इंडिया में बिजनेस कर दिया तो फर्स्ट जैसे उसको PRI मानना चालू करो, और जब तक वो रहा तो देखो 182 डेज से ज़्यादा रहा है क्या, ठीक है, करेक्ट है। तो 274 डेज रहा। अब मान के चलो वापस गया, तो देखो क्यों गया? सर अपने फैमिली से मिलने के लिए गया, वापस आ जाएगा वो, तो वापस आ जाएगा तो जो बेसिकली आप यहाँ पे उस पर जो है फेमा लगाओ, PRI मानो उसको। लेकिन सर वो वापस चला गया, वो इंडिया में आएगा कि नहीं मालूम नहीं, करेक्ट है, तो सर वहाँ पे फेमा मत लगाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो डेफिनेशन पढ़ेंगे या जो ये PRI और PROI समझेंगे, इसको 2 कैटेगरी में समझना है, एक तो इंडिविजुअल और एक अदर देन इंडिविजुअल, लाइक फर्म, कंपनी, है ना। तो क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल के सिचुएशन में 2 चीज़ें देखो, ठीक है। प्रीसीडिंग ईयर में एक पीरियड ऑफ स्टे, मतलब प्रीवियस ईयर कितना दिन रहा और उसका पर्पस क्या था, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर इंडिकेशन स्टे फॉर अनसर्टन पर्पस, जो मैंने आपको बताया उसी चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट है। और कोई फॉरेन का पर्सन होगा तो फिर प्रीसीडिंग ईयर नहीं देखना है, जो मैंने आपको क्लियर किया। और अगर एनी अदर पर्सन होगा लाइक फर्म, कंपनी, तो उसमें आपको डेज नहीं देखना है, वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन देखना है कि क्या वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है क्या। अगर इनकॉर्पोरेट है तो PRI होगा। एडिशनल चीज़ क्या है कि अगर कोई ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी है इंडिया के अंदर, लेकिन उसको ओन्ड और कंट्रोल बाय फॉरेन कोई कंपनी कर रही है, जैसे अगर एप्पल कंपनी ने कोई यहाँ पे एक ऑफिस ओपन किया, ठीक है, करेक्ट है, फॉर सपोर्ट पर्पस, कोई टेक्निकल क्वेरी होगी, बट एप्पल अभी तक इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर नहीं करे, मान के चलो, अभी तो स्टार्ट हो गया उनका, ठीक है, लेकिन मान के चलो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसकी भले ऑफिस इंडिया में हो, ठीक है, जिसको PE बोलते हैं, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, फिर भी उस पर फेमा हम लगाएंगे। इफ ऑफिस इज आउटसाइड इंडिया, ओन और कंट्रोल बाय PRI, देन इट विल ऑल्सो PRI, जो मैंने TCS और इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया आपको। इंपॉर्टेंट नोट क्या बोल रहा है, फर्दर क्लैरिफाइड दैट इफ एनी फॉरेन पर्सन विजिटेड इंडिया फॉर 3 पर्पस, देन वी विल कंसिडर हिम और हर एज अ PRI फ्रॉम द डे ऑफ विजिट, जो मैंने आपको बताया। देन डोंट वेट फॉर 182 डेज फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, फिर वहाँ पे वेट मत करो आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन में एंटर कर पाए, वो 3 पर्पस। एडिशनली वी विल ऑल्सो वेरीफाई द वीजा इशूड फॉर विच पर्पस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से फॉरेन जा रहे हो, ठीक है, तो सर आप यहाँ से जा रहे हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि आप यहाँ से अगर जा रहे हो, ठीक है, करेक्ट है, तो आप किस पर्पस से जा रहे हो, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और अनसर्टेन पर्पस से, तो सर हम आपको क्या मान लेंगे, PROI मान लेंगे उसी दिन से, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो आपको एजुकेशन के लिए वीज़ा मिला है, ठीक है, एजुकेशन के लिए वीज़ा मिला है, ठीक है, तो एजुकेशन का अनसर्टन है, नहीं सर 2-3 साल का है, फिर एजुकेशन करके वापस आ जाएगा, तो सर PRI होगा,
PRI होगा। फिर वहाँ पे आप ये मत देखो कि सर वो पर्सन जो है वो 22-23 में बाहर रहेगा, वो 23-24 में बाहर रहेगा, वो 24-25 में बाहर रहेगा। लेकिन सर वो एजुकेशन के लिए गया है ना, अनसर्टेन पर्पज है क्या? नहीं। तो सर वो PRI होगा। मतलब मैं बताना ही चाहता हूँ कि 22-23 में वो बाहर चला गया, सॉरी 21-22 में बाहर चला गया, लेकिन वो ये 3 पर्पज के अदर गया, मतलब वो पढ़ने के लिए गया। तो सर क्या मैं उसको ये मान लूँ PROI मान लूँ? नहीं, PRI मानो, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए गया। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, ठीक है, या फिर उसका वीजा में ऐसा लिखा है कि उसको एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट का वीजा है, मतलब वो पढ़ भी सकता है और साथ में काम भी कर सकता है, क्योंकि वीजा डिपेंड करता है। तो अगर पढ़ने के साथ साथ उसको काम के लिए मिला है तो फिर उसको आप PROI मानना चालू करो, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ गया, और एम्प्लॉयमेंट आ गया तो हो सकता है फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वहीं पे उसको कोई कंपनी जॉब दे दे और वहीं पे रह जाए वो, है ना? ठीक है, करेक्ट है। तो अगर प्योर एजुकेशन तो PRI कंटिन्यू करो, एजुकेशन के साथ अगर एम्प्लॉयमेंट हो तो उसको फिर आप PROI मान लो। यही बात बता रहा है, ठीक है।